द नेम इज़ बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। हॉलीवुड में मैंने सर एंथनी हॉपकिंस, जेम्स बॉन्ड की सारी फिल्में, एवेंजर्स में निक फ्यूरी, मैन इन ब्लैक में टॉमी ली जोन्स, ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन में। आज रूबरू करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से आपको जो तकरीबन 35 सालों से टीवी इंडस्ट्री का या फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नुमाया नाम है जिन्होंने इतने लंबे वक्त से मुख्तलिफ़ किरदार अदा किए और लोगों के दिलों पर राज किया, और वो एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं। आइए हम बात कर रहे हैं जिनकी, उनसे आपको मिलवाते हैं। बहुत सारे पहलू हैं इनके जो आप जानेंगे आज, और वो हैं शक्ति सिंह साहब। एक्टिंग आपने देखी होगी, लेकिन आपने आवाज़ भी आपको जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि एक गले में एक तरह से कई कैरेक्टर्स बसते हैं शक्ति साहब के। डबिंग आर्टिस्ट हैं आप, तो ये बैलेंस में, इस पर कई सारे सवाल आते हैं। सबसे पहले तो ये कि कामयाबी ज़्यादा किस में मिली, एक्टिंग में मिली, टीवी में मिली, फिल्मों में मिली, या डबिंग में मिली? क्योंकि मैं आपको बता दूं, हॉलीवुड की शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जो हिंदुस्तान में हिंदी डब करके रिलीज़ की जाती है जिसमें शक्ति साहब ने अपनी आवाज़ ना दी हो। चाहे वो जेम्स बॉन्ड हो, टाइटैनिक हो, या जुरासिक पार्क जब आई थी, उससे हम बात करें तो वहाँ से शुरुआत होती है, और आज तक एवेंजर्स हाल ही में जो आई है उसके लिए भी अपनी आवाज़ डब की है। और चाहे वो विलन हो, मेन विलन, या लीड एक्टर हो फिल्म का, शक्ति साहब की आवाज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं सबसे पहला सवाल बहुत मुख्तसर वो यही कि एक्टिंग में ज़्यादा कामयाबी मिली या डबिंग में, क्योंकि आपकी आवाज़ तो हॉलीवुड तक सुनी जाती है। बहुत कठिन सवाल है। मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जिसमें भी जो भी मिला है वो सब ऊपर वाले की देन है। मेरी मेहनत मशक्क़त तो है ही, बेशक। और मैं अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक्टिंग में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, दिली तमन्ना है कि और भी मुझे किरदार मिले, और भी करने का मौका मिले, और भी सीखने का मौका मिले। और डबिंग में भी बहुत नाम मिला है, बहुत लोगों की मैंने डबिंग की है। मतलब कम से कम मुझे अगर सही याद है तो मैंने 10-15 हज़ार फिल्में कर डाली होंगी, सीरियल्स कर डाले होंगे, सब कुछ कर डाला होगा जी और ये क्यों और कैसे होता गया, इसके पीछे खाली एक ही बात थी जी कि जब फिल्मों और सीरियल से और बाकी चीज़ों से समय मिलता था तो पैसे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। स्ट्रगल का दौर था वो। तो कभी कभी ऐसे स्टूडियो में, जैसे सी रॉक हुआ या डबिंग के जो स्टूडियोज़ हैं, वहाँ जाके बैठ जाया करते थे कि भाई क्या है कैसे। तो ऐसे ही एक दिन घूमने का दौर था, फक्कड़ी का दौर था। तो ऐसे घूमते घामते अपना मोटरसाइकिल हुआ करते, घुमाते घुमाते वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ एक फिल्म चल रही थी जिसका नाम था जानी दोस्त। धर्मेंद्र साहब की, जीतू साहब की, श्रीदेवी जी थी, और दूसरी हीरोइन कौन थी मुझे याद नहीं है। चल रही थी, मैं बड़े गौर से देख रहा था। भाई ऐसे ही लग रहा था कि मुझे भी थोड़ा कुछ मौका मिल जाए, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये हर कलाकार के दिल में ये तमन्ना होती है। तो वहाँ बैठा हुआ था, तो सब चल रही थी डबिंग। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे जो किरदार होते हैं, जैसे सिपाही होता है, इंस्पेक्टर होता है, या कुछ गुंडा होता है, तो मैं यार इसकी डबिंग करनी है, कौन करेगा। तो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने इनको ट्राई करिए। मैंने कहा भाई यही मौका है, एक्टर को क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, दो आँख। कलाकार ऐसे ही होता है, मौका नहीं चूकता अपना जी। मैं खड़ा हो गया, फटाफट किया। कहने लगा अरे यार तो बड़ी अच्छी आवाज़ है, तुम तो रोज़ ही आ जाया करो। फिर मैं घबरा गया यार, मैंने कहा कहीं यार डबिंग आर्टिस्ट ही ना बन जाऊँ मैं। तो मैं जाने लगा, पैसे आने लगे, इस तरीके से डबिंग की शुरुआत हुई। अच्छा। और फिर करते करते न जाने कितनी फिल्में, आप रोजा ले लीजिए, बॉम्बे में भी आपकी बॉम्बे ले लीजिए, और मौनम ले लीजिए, तो उनकी अरविंद स्वामी की आवाज़ है। हॉलीवुड में मैंने सर एंथनी हॉपकिंस, जेम्स बॉन्ड की सारी फिल्में, एवेंजर्स में निक फ्यूरी, और आप वो जुरासिक पार्क की बात कर रहे थे, उसमें जेफ गोल्डब्लम। अच्छा, मैन इन ब्लैक में भी? मैन इन ब्लैक में भी जो वो एजेंट से थे, टॉमी ली जोन्स। और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जो टेंटिकल्स वाला था जी, उसका मैंने किया है। और न जाने ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन में, ग्रीन हॉर्नेट मैंने किया है। और साउथ की फिल्मों में प्रकाश राज, चिरंजीवी, और न जाने कौन कौन है। और अभी मैंने एक सीरीज़ की है जो नेटफ्लिक्स पे आती है, हाउस ऑफ कार्ड्स, केविन स्पेसी की।
इसकी उनकी की है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी आर्ट आसान नहीं है। मतलब सुनने वालों को, जानने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यार ये इसने कर लिया तो सबका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं फंबल नहीं करता, गलतियाँ नहीं करता हूँ, हर इंसान गलती करता है। लेकिन वही ज्ञान की आपको समझना पड़ेगा, उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। इस पर मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि दो प्रोफेशन पैरेलली चलते हैं शक्ति साहब के, और ये बहुत मुश्किल काम है, आप इसको बात को समझिए। एक्टिंग अपने आप में एक प्रोफेशन है जो कि बहुत मुश्किल है, एक आर्ट है, क्राफ्ट है जो आपको प्रेजेंट करना होता है टीवी पर। और डबिंग की जहाँ तक बात है, आपने सुना, बताया कि सारे महारथी हॉलीवुड के या साउथ इंडियन फिल्म्स के सबकी डबिंग की है शक्ति साहब ने। 15,000 से ज़्यादा कैरेक्टर्स या फिल्में की हैं या आवाज़ की है। लेकिन आप समझिए ये एक अलग प्रोफेशन है। डबिंग ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कि आप उस कैरेक्टर को जानते नहीं, आपने वो फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन आपको सिर्फ पता है कि कैरेक्टर क्या है, क्या मूड है, कैसे आवाज़ निकालनी है। इस पे क्या ज़्यादा काम करना पड़ता है आपको? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है, बहुत ही महीन सवाल, बारीक सवाल किया है। एक बार ज़िंदगी में मेरे ऐसा दौर आया था, कठिन दौर था वो, जब मैं पहले डबिंग करता था तो ऐसे कागज़ हाथ में लेके करता था, डायलॉग याद नहीं करना पड़ता था। अब क्या होता है, बिल्कुल दोनों अलग प्रोफेशन है। डबिंग आपको पढ़ के करना है और सामने वाले की आवाज़ से आपको मैच करके करना है। आप एक केज में हैं, उसके हिसाब से आपको मूवमेंट करना है। अब जैसे मैंने एक एनिमेशन फिल्म की थी, फाइंडिंग नीमो, मछलियों की कहानी है। तो उसमें एक मछली बच्चा होती है और एक फादर होता है। तो उसकी माँ ख़त्म हो गई है और बाप और बेटा है। अब बाप बड़ा डरपोक है कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, कुछ तो हो ही जाएगा मेरे बेटे को, और नेगेटिव ही सोचता रहता है। तो बहुत, और इतनी फास्ट उसकी आवाज़, इतना मूवमेंट है। लेकिन वहाँ वो आवाज़ है, यहाँ अरविंद स्वामी की आवाज़ है, यहाँ इसकी आवाज़ है, यहाँ उसकी आवाज़। तो आपके खोने का डर बहुत रहता है कि यहाँ है तो आप यहीं खो के ख़त्म हो गए। फिर दूसरी तरफ आप कैसे जाएंगे? जैसे आदमी का दो चेहरा होता है ना, ये बिल्कुल सही आपने सवाल किया। दो चेहरे थे मेरे। कभी कभी क्या, एक दौर ऐसा आया था, एक मैं सीरियल कर रहा था इम्तियाज़ अली का, तो मैं जब उसके सेट पे जाता था, इम्तिहान सीरियल जब मैं करता था, तो मुझे बड़ी कठिनाई होती थी। कहता था यार ये पता नहीं क्या करवाएगा, बाकियों को तो मैं कर लूँगा, झेल लूँगा, ये क्या करवाएगा। तो वहाँ जाके मुझे एक बार फील हुआ कि यार मैं अपनी आवाज़ और वो चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लगता है कि उसी तरफ रह गया, कैरेक्टर में मैं उस दर रह गया। अब सोचिए, एक कलाकार को ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ रह गया, तो मैं जो यहाँ खड़ा हूँ वो कौन है? वो मेरे डिप्रेशन का दौर था। फिर मैंने फाइट किया, कोशिश की, और वो मेरा किरदार उसमें बहुत अच्छा था। फाइटिंग स्पिरिट तो ठीक है, लेकिन वो स्पिरिट तभी काम करती है जब आपकी बेटर हाफ आपको सही राय दें और वो सही हो जी। आपकी पत्नी, आपकी शरीका हयात, अगर वो सही नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। फिर आपके बच्चे। तो असली पावर फैमिली से भी मिलती है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। बिल्कुल, मॉरल सपोर्ट के मॉरल लिए। सपोर्ट। और सुना है आपकी जो मिसेज हैं वो भी मराठी एक्ट्रेस अरे है। हाँ, मराठी एक्ट्रेस है। तो कितने बरस हो गए शादी को आपकी? 89 में हुई थी, 9 फरवरी 1989। मेरे ख्याल से 25 से ज़्यादा ही हो गए होंगे मुझे ऐसा। अच्छा, अभी 25 तो हमने, हाँ, 2014 में मनाया था 25। अच्छा, तो 25 और अभी 4 सुन रही हैं? पता नहीं सुन रही है कि कहीं गई सुन रही है? नहीं, वो अंदर बैठ गए। अच्छा, डबिंग की कितनी, जो मैं ये जानना चाहता हूँ, जेम्स बॉन्ड के साथ साथ मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को आप सुनाएं ताकि वो फिर रिलेट कर लें। जो आवाज़ आपने निकाली है जेम्स बॉन्ड की हो, या आपको कौन सा अच्छा कैरेक्टर लगा कभी हॉलीवुड का आपने जिसकी आवाज़ निकाली और आपको लगा वो बिल्कुल मैच हुई है? वैसे तो तकरीबन सभी होती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा याद तो रहता नहीं है, क्योंकि मैं मिमिक तो करता नहीं हूँ जी। मैं। खाली जेम्स बॉन्ड का एक आध डायलॉग है जो मैं सुना सकता हूँ, क्योंकि मुझे करके मैं भूल जाता हूँ, मैं उसको साथ नहीं लाता। जैसे वो डर रहता है ना कि साथ में लेके आप घूम रहे हैं। अब यहाँ आके मैं एक हस्बैंड बन जाता हूँ, ऐसे मजाक करने वाला, खेलने वाला बच्चों के साथ, गुस्सा भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वहाँ मैं डबिंग आर्टिस्ट रहता हूँ। फिर यहाँ से फिर कहीं एक्टिंग के लिए जाऊँ तो फिर वो बनना पड़ता है मुझे, वो फॉलो करना पड़ता है। तो बस जेम्स बॉन्ड का एक सुनाओ। इंग्लिश में जैसे जेम्स बॉन्ड साहब बोलते हैं, जितने भी जेम्स बॉन्ड हैं, ये लाइन ज़रूर होती है, ये लाइन और एक दूसरी लाइन भी। He basically introduces himself, Bond introduces himself saying this, the name is Bond, James
बॉन्ड, अब इसको हिंदी में बोलते हैं, नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, इस तरीके से। बहुत शुक्रिया। अब आप और एक छोटा सा और है, वो भी सुना तो थोड़ा हंसी का मज़ा आएगा देखने वालों को। उसमें वो जब भी कभी बार के पास जाते हैं, कोई लड़की उनके पास बैठी होती है, तो वो बोलते हैं क्या पियेंगे आप? बारमैन बोलता है व्हाट विल यू हैव? सो मिस्टर बॉन्ड सेज वोदका मार्टिनी, शेकन नॉट स्टर्ड। तो हिंदी में हम लोग तो जैसे पूछा क्या पियेंगे आप? 1 वोदका मार्टिनी, हिलाकर, मिलाकर नहीं। ये वाकई बोला है? जी बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल तो वाकई कमाल है बोला ये। है साहब। देखिए, चलिए बहुत शुक्रिया। और शक्ति सिंह साहब, आप 35 सालों से लगातार इंडस्ट्री में छाए हुए हैं एक तरह से, और आज भी यंग है माशाल्लाह एक तरह से। और बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब मुझे यंग कहने के लिए। जी, ये तो हम जानते हैं कि लखनऊ से आपका ताल्लुक़ है। एक्टिंग की अगर हम बात करें, थिएटर से आपका ताल्लुक़ रहा है, थिएटर आपने किया, सीरियल्स आपने किए, फिल्में आपने की हैं। शुरुआती कैसे हुई, मतलब एक्टिंग का जुनून कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? एक्टिंग का जुनून तो हमारे घर में तो कोई एक्टर था नहीं। जी। पिताजी टीचर थे और मदर जो थी मेरी हाउसवाइफ थी। जी। लेकिन मदर को गाने का बहुत शौक़ था और फिल्मों की शौकीन भी थी। पिताजी को बिल्कुल इसमें रस नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो रुझान सिनेमा की तरफ हुआ है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ की देन है। अच्छा। और इस बात का इल्म मुझे तब हुआ जब मैं इस लाइन में आने की कोशिश कर रहा था और जब मैं मुंबई में पहुंच गया। और उसके बाद हिंदुस्तानी सिनेमा, हिंदुस्तानी संगीत का तो आता पता रहता नहीं था उस उम्र में, लेकिन सिनेमा बहुत देखा करते थे। अब हमारी जो मदर थी, हमारा जो पूरा घर था, वो एक एक्टर हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और माशाल्लाह बहुत कमाल के एक्टर हैं। मतलब ख़ुद में पूरा एक स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, आप क्या क्या कह लीजिए, क्या नहीं है वो। उनका नाम है यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब। बिल्कुल। तो हमारी माताजी तो मतलब उनकी फ़ैन, मतलब दीवानगी के हद तक। हमारे दादाजी भी उनके फ़ैन, पिताजी भी फ़ैन। मतलब उन्होंने मुझे देवदास दिखाई दिल दिया दरलिया दिखाई। और दिलीप कुमार साहब के साथ साथ वो फ़ैन थे प्राण साहब के। अच्छा। हमारे घर में मतलब सिर्फ हीरोज़ के फ़ैन नहीं थे, जो विलन थे उनके भी फ़ैन थे एक्टिंग की वजह से। तो मुझे ऐसा लगा, तो वहाँ मेरे अंदर जो ये बीज गया कि हीरो नहीं, एक्टर की कुव्वत को आंकना चाहिए। बिल्कुल। खाली हीरो को देख के हम खुश होते रहें कि हम भी कभी हीरो बन जाएं या कुछ बन जाएं। वो तो जो बनना है एक न एक दिन, वो तो इंसान बन ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो पहला कीड़ा था वो मेरी माताजी का डाला हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे फिल्मों का डाला हुआ था, फिर धीरे धीरे थिएटर शुरू हुआ। मजाक में शुरू हुआ कि भाई ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। लखनऊ में बहुत साल तक थिएटर किया, सीरियस थिएटर किया। वहाँ के जितने भी दिग्गज जो डायरेक्टर थे, अपने जैसे राज बिसारिया साहब थे, मुद्रा राक्षस साहब थे, अपना कुमुद नागर साहब थे, हमारे अरुण केडी साहब थे, उन सब के साथ मैंने मतलब जहाँ जहाँ मुझे जो भी किरदार मिला वो मैं करता गया। फिर मैंने अपने एक ग्रुप की खुद स्थापना की। तो इस तरीके से इंटरेस्ट पैदा हुआ और फिर मेरे रुझान बढ़ गए इस तरफ। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे जब थिएटर आपका बैकग्राउंड रहा और उसके बाद आपको टीवी सीरियल्स मिलना शुरू हुए, अगर नुक्कड़ की या ब्योमकेश बख्शी, उसके बाद तो हज़ारों सीरियल्स में आपने काम किया है, तो कभी ऐसा लगा कि थिएटर ठीक था या सीरियल्स? और क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है, एक जगह सिर्फ आपके इमोशंस काम करते हैं, एक जगह सिर्फ आपके जो एक्सप्रेशंस हैं या आवाज़ है, ये सब काम करती हैं। तो कितना फ़र्क आपको महसूस हुआ या कितनी परेशानी हुई टीवी में आने के बाद, या बिल्कुल नहीं हुई? थिएटर करने के बाद, बॉम्बे में ट्रेनिंग के बाद पहले मैंने फिल्में की। जी। मेरी सबसे पहली फिल्म थी खामोश, विधु विनोद चोपड़ा साहब की। एक बहुत छोटा सा असिस्टेंट डायरेक्टर का मैंने किरदार किया था। साउथ का असिस्टेंट डायरेक्टर है और मेरे डायरेक्टर जो थे सदाशिव आम्रपुरकर साहब थे। बहुत छोटी फिल्म थी, NFDC के फाइनेंस से बन रही थी, बहुत अच्छे कलाकार थे। और वो फिल्म मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले ज़रूर देखें,
बहुत बढ़िया फिल्म, मतलब एक फिल्म के अंदर फिल्म है। फिल्म की यूनिट फिल्म बना रही है और उस फिल्म की यूनिट में धीरे धीरे करके मर्डर्स होने लगते हैं, इस तरीके का। उसके बाद फिर सुधीर मिश्रा की ये वो मंजिल तो नहीं मिल गई, फिर उसी टाइम नुक्कड़ मिल गया, सईद साहब, अजीज़ मिर्ज़ा साहब। नुक्कड़ के दौरान फिर एक फिल्म मिल गई सईद साहब की, सलीम लंगड़े पर मत रो, जिसमें मैं, आशुतोष ग्वारिकर, मकरंद देशपांडे, पवन मल्होत्रा साहब। फिर अपना ये चोर और चांद मिली, आदित्य पंचोली और पूजा भट्ट की। इस तरह फिल्म में मिलती चली गई। लेकिन फिर एक दौर आया कि थोड़ा सा कम हुआ जी। फिर नुक्कड़ चूँकि किया हुआ था और नुक्कड़ की टीम हिट थी, फिर मैंने इंतज़ार किया उनके साथ, मनोरंजन किया, मतलब वो जो करते थे उसमें मैं होता था इत्तेफाक से। उस समय का दौर ऐसा था कि आप जिस ग्रुप में हैं शामिल, वो लोग आपको रिपीट करते थे। फिर सीरियल करने लगा। भाई इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे जो लोग थिएटर में काम करते हैं उनको थोड़ी बहुत तकलीफ़ ज़रूर होती है कैमरा के सामने काम करने में। उसकी वजह खाली है कि थिएटर जो होता है वो ऑडियंस दूर होती है बहुत आपसे, और आप स्टेज के ऊपर खड़े होके मतलब इतने इतने छोटे छोटे आप दिखते हो, तो आपको अपने हाव भाव थोड़े बढ़ा के करने पड़ते हैं। कोई भी आपको जो एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा चेहरा भी आपको बड़ा करके एग्जैजरेट करना पड़ता है आपको। तो इसलिए आप जब कैमरे के सामने आते हैं तो आपको बिल्कुल मिनिमाइज करना पड़ता है अपने आप को। पॉज, आपका तलफ़ुज़, डिक्शन, कितना ऊपर जाना है, सुर का ज्ञान। असली एक्टिंग मेरे ख्याल से कैमरे के सामने ही होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि थिएटर की एक्टिंग किसी मायने में छोटी है, कम है। क्योंकि वो जैसे अभी क्लासिकल संगीत क्या है, वो जड़ है आपका जी। अगर आपने जड़ को मजबूती से पकड़ा है तो फिर तने और शाखाएं और पत्तियां तो माशाल्लाह बहुत अच्छी उगेंगी, फूल भी बहुत अच्छे हुए। शक्ति साहब, बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त आपने दिया, हम वाकई तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आप आए, आपने इंटरव्यू लिया, लोगों को ये मौका मिला कि वो मेरे बारे में जान सकें, और मैं दुआ करूँगा कि आपका चैनल दिनों रात आगे बढ़ता रहे और हम लोग फिर से मुलाकात हो। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।